हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 22 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन से जुड़ा है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 48 अर्थात आर्टिकल 48। अर्थात भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 या अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से जुड़ा है। बात करूं मैं भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, जैसे कि अनुच्छेद 48 को, और इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 या आर्टिकल 49, और इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 या आर्टिकल 50, और इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि रानी की बॉब कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है गुजरात में। अर्थात रानी की बॉब गुजरात में स्थित है। बात करूं मैं रानी की बॉब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रानी के बॉब का चित्र भारतीय मुद्रा 100 रुपए के नोट पर अंकित है। और रानी का बॉब भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। और इस रानी का बॉब का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती ने किया था। और इसे अर्थात रानी की बॉब को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत में सूचीबद्ध किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि काल बैसाखी को किस राज्य में बोरदोई शिला के नाम से जाना जाता है। उसका आंसर है असम राज्य में। अर्थात काल बैसाखी को असम राज्य में बोरदोई शिला के नाम से जाना जाता है। बात करूं मैं काल बैसाखी या नूर वेस्टर्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह अर्थात काल बैसाखी ग्रीष्म के मौसम में भारत के पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा बांग्लादेश के कई क्षेत्रों में आने वाला तेज तूफान है। और इसमें तेज वर्षा भी होती है। और यह तूफान अर्थात काल बैसाखी बैसाख के महीने में आता है और काफी तबाही मचाता है, इसलिए इसे काल बैसाखी कहा जाता है। और इसे अर्थात काल बैसाखी को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में काल बैसाखी कहते हैं, जबकि इसे अर्थात काल बैसाखी को असम राज्य में बोरदोई शिला कहते हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बथुकंपा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है तेलंगाना राज्य में। और बथुकंपा पुष्पों का त्योहार है। और यह त्योहार अर्थात बथुकंपा त्योहार मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। और दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बथुकंपा त्योहार मनाया जाता है। और बथुकंपा शब्द का अर्थ है देवी का जीवन में आना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अलारमेल वली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है भरतनाट्यम से। और अलारमेल वली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में भरतनाट्यम में पंडारलूर शैली में अग्रणी प्रतिपादक है। और उन्होंने अर्थात अलारमेल वली ने वर्ष 1984 में चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की। और यहाँ वह भरतनाट्यम सिखाती हैं। और अलारमेल वली को वर्ष 1991 में पद्मश्री सम्मान मिला था। और बैजंती माला के बाद अलारमेल वली पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। और अलारमेल वली को वर्ष 2004 में पद्म भूषण सम्मान मिला था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि उषा बाले को वर्ष 2023 में किस गायन में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला। तो इसका आंसर है पंडवानी लोक गायिका में। अर्थात उषा बाले को वर्ष 2023 में पंडवानी लोक गायिका में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला था।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि इम एंड द बिग होम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है जेरी पिंटो के द्वारा। अर्थात इम एंड द बिग होम पुस्तक वर्ष 2012 में जेरी पिंटो के द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या NTRO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 2004 में। अर्थात राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। बात करूं मैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है और यह अर्थात NTRO प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है और इसकी स्थापना अर्थात NTRO की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में NTRO के अध्यक्ष अरुण सिन्हा हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर है 4.91%। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 4.91% थी और यह भारतीय राज्यों में सबसे कम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में। और M.A. चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित एक क्रिकेट मैदान है और इसे अर्थात M.A. चिदम्बरम स्टेडियम को चेपोक के नाम से भी जाना जाता है और यह अर्थात M.A. चिदम्बरम स्टेडियम IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत भारतीय वन सेवाओं की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 1966 में। अर्थात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत भारतीय वन सेवा की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है वर्ष 2030 तक। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 में की थी। बात करूं मैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उप उत्पादों का उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात करने वाला वैश्विक केंद्र बनाना है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उप उत्पादों का उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात करने वाला वैश्विक केंद्र बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है संहिता। अर्थात वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने पहली बार महिला एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी कब की थी? इसका आंसर है वर्ष 2006 में जयपुर राजस्थान में। अर्थात भारत ने पहली बार महिला एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी वर्ष 2006 में जयपुर राजस्थान में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शराब उत्पादन और ब्रेड बनाने दोनों में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है यीस्ट। और यीस्ट कवक जगत के अंतर्गत आता है और यह एक अर्थात यीस्ट एक यूकेरियोटिक एक कोशिकीय कवक है जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है 17.7%। अर्थात वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग 17.7% है। बात करूं मैं जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत की वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? उसका आंसर है हुमायूं का मकबरा। बात करूं मैं हुमायूं के मकबरे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है और इसे हुमायूं की पहली पत्नी
और मुख्य संगनी महारानी बेगा बेगम, जिन्हें की हाजी बेगम भी कहा जाता है, के आदेश पर मिराग मिर्जा घियाथ के द्वारा बनाया गया था और हुमायूं के मकबरे का निर्माण वर्ष 1565 में शुरू हुआ था और वर्ष 1572 में बनकर पूरा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडे का रंग सफेद किस कारण से होता है। तो इसका आंसर है अंडे के सफेद भाग में मौजूद प्रोटीन और पानी के कारण। अर्थात अंडे का सफेद रंग अंडे के सफेद भाग में मौजूद प्रोटीन और पानी के कारण होता है। और अंडे के सफेद भाग को एल्बुमेन कहते हैं और अंडे के छिलके के अंदर जर्दी के चारों ओर मौजूद पारदर्शी जिलेटिनस पदार्थ होता है और इसमें मुख्य रूप से पानी और प्रोटीन, खास तौर पर एल्बुमिन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री के पास किस प्रकार की शक्ति होती है। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। बात करूं मैं प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अर्थात भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधानों के संदर्भ में, तो जैसे कि समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधानों के संदर्भ में, तो जैसे कि समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर है साइट्रिक अम्ल। अर्थात नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करूं मैं नींबू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नींबू के रस का औसत पीएच मान 2.3 होता है और नींबू में विटामिन सी होता है और साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C6H8O7 होता है। और बात करूं मैं अन्य प्राकृतिक स्रोत और उसमें उपस्थित अम्ल के संदर्भ में, जैसे कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि नोवा मंडी लोएस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है झारखंड और यह झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और झारखंड राज्य में नोवा मंडी, गुवा और डाल्टनगंज लोएस्क क्षेत्र स्थित हैं। बात करूं मैं भारत के अन्य प्रमुख लोएस्क खनन क्षेत्र के संदर्भ में, तो जैसे कि कुद्रेमुख और बाबापुदन और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, रत्नागिरी यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सलेम यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बेलाडीला पहाड़ी और रावघाट खदान यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और गुरु महिसानी यह रायरंगपुर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कुद्रेमुख और बाबापुदन कर्नाटक राज्य में स्थित है, रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सलेम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बेलाडीला पहाड़ी और रावघाट खदान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, गुरु महिसानी रायरंगपुर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा एक राज्यपाल या गवर्नर एक से अधिक राज्यों के पदभार ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 153। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के द्वारा राज्यपाल या गवर्नर एक से अधिक राज्यों के पदभार ग्रहण कर सकता है या राज्यपाल का पदभार ग्रहण कर सकता है। बात करूं मैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान क्या क्या है? संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान क्या क्या है? संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 159 या आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। और इन सभी अनुच्छेदों को याद करने के लिए आप राजा का नाक योग से साफ ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि राजा का अर्थ राज्यों के राज्यपाल से है, का अर्थ कार्यपालिका शक्ति से है, ना का अर्थ नियुक्ति से है, क का अर्थ कार्यकाल से है, योग का अर्थ योग्यता से है, से का अर्थ सेवा शर्तें से है और साप का अर्थ शपथ ग्रहण से है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो संविधान का अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि प्लेरियन प्लेटफॉर्म की कौन सी कोशिकाएं उत्सर्जन में मदद करती हैं? तो इसका आंसर है ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल। अर्थात प्लेरियन प्लेटफॉर्म की ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल कोशिका उत्सर्जन में मदद करती हैं। बात करूं मैं प्लेटफॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो प्लेटफॉर्म ऐसे जीव होते हैं यदि इनके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाएं तो यह मरेगा नहीं, बल्कि उसका हर कटा हुआ टुकड़ा अपना पूरा शरीर को बना लेता है। और एक बार अपना रिपीट करता हूँ कि फ्लैटवर्म ऐसे जीव होते हैं यदि इनके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाएं तो यह मरेगा नहीं, बल्कि इसका हर कटा हुआ टुकड़ा अपना पूरा शरीर को बना लेता है। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता ने संतोष ट्रॉफी कितनी बार जीती है? तो इसका आंसर है 32 बार। और कोलकाता पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को 32 बार जीती है और यह इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। और पश्चिम बंगाल की टीम 14 बार उप विजेता भी रही है। बात करें में संतोष ट्रॉफी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो संतोष ट्रॉफी भारत का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस संतोष ट्रॉफी की शुरुआत वर्ष 1941 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के गुजरात के एक प्राचीन शहर धोलावीरा की इमारतें किस से बनी हुई थी? तो इसका आंसर है पत्थर और ईंट से। अर्थात भारत के गुजरात के एक प्राचीन शहर धोलावीरा की इमारतें पत्थर और ईंट से बनी थी। बात करूं मैं धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है और धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है। और धोलावीरा की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। और धोलावीरा नगर आयताकार बना है और इस नगर को 3 भागों अर्थात धोलावीरा को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध रॉकट शिव मंदिर 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और एलोरा स्थित कैलाश मंदिर को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भादरवी पूनम का मेला किस राज्य में स्थित अंबाजी मंदिर में होता है? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य में। और भादरवी पूनम का मेला गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर में लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है विनोबा भावे ने। अर्थात भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने की थी। बात करूं मैं विनोबा भावे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो अप्रैल 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं और इन्हें यह पुरस्कार अर्थात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1958 में दिया गया था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। जबकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप किस वर्ष में जीता था? तो इसका आंसर है वर्ष 2007 में।
और भारत ने वर्ष 2007 में जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 विश्व कप जीता था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत ने अपना पहला टी20 विश्व कप वर्ष 2007 में जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे को नृत्य के मुताबिक इशारे किए जाते हैं? तो इसका आंसर है कथकली। और कथकली में नर्तक चेहरे पर मुखौटे लगाते हैं और रंग बिरंगा मेकअप करते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कथकली शास्त्रीय नृत्य में चेहरे को नृत्य के मुताबिक इशारे किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनीता देसाई अपनी किताब इन कस्टडी उपन्यास में किस जगह का जिक्र करती हैं? तो इसका आंसर है दिल्ली और मीरपुर का। और अनीता देसाई का उपन्यास इन कस्टडी भारत के दिल्ली और मीरपुर शहरों पर आधारित है। और अनीता देसाई को उनके उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए वर्ष 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त अनीता देसाई को वर्ष 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूह किस बैंक ने शुरू की थी? तो इसका आंसर है नाबार्ड ने। अर्थात वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूह को नाबार्ड ने शुरू किया था। बात करूं मैं नाबार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जबकि हिंदी में से राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और नाबार्ड की स्थापना शिव रमन कमेटी की सुस्तुति पर 6वीं पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा की कुल संख्या के 15%। अर्थात भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में या लोकसभा में अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड क के उपखंड क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगी। और यह नियम राज्य विधानसभा पर भी लागू होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड ए के उपखंड क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भी मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगी। और यह नियम राज्य विधानमंडल पर भी लागू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शहर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। अर्थात जमशेदपुर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है। और भारत में पहला इस्पात संयंत्र की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। और टाटा आयरन और स्टील कंपनी या टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और टाटा आयरन और स्टील कंपनी या टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1907 में की थी। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि टिस्को या टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1907 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 2006 में। अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऋषिकेश उत्तराखंड में। अर्थात नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने वर्ष 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। बात करूं मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1831 में मैसूर राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय मेघालय की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से वर्ष 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था।
और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।